हीनू उससे कुछ पूछताछ करता है कि कल रात तो पूरी दुनिया को सुलाकर कहाँ गया था। अब क्योंकि जीनू उसे कुछ बता नहीं रहा था, तब हीनू से डरकर उसे एक सर्वेंट बता देता है कि जीनू उससे घर से भाग जाने के लिए उसने ही कहा था और वो किसी से मिलने के लिए गया था। ये सुनकर हीनू सर्वेंट का गला ही काट देता है और फिर वो जीनू से पूछता है, जिस पर उसे बताना पड़ जाता है कि वो कल इब्लिस से मिलने गया था ताकि इब्लिस जब जागे तो वो जीनू की मदद के लिए आ पाए। यह सुनकर हीनू हंसने लग जाता है और जीनू से कहता है कि वो यही चाहता था कि जीनू इब्लिस को ढूंढे ताकि इब्लिस के साथ साथ वो कायोंग को भी ढूंढ पाए और कायोंग को मार कर वो इब्लिस का मास्टर बन पाए और पूरी दुनिया के जीनी और ह्यूमंस का मास्टर बन जाए। यह सुनकर जीनी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, जो उसको खालिद के नाम से बुलाता है और कहता है कि खालिद को ये सब नहीं करना चाहिए वरना इब्लिस उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ कायोंग इब्लिस से खालिद के बारे में पूछती है कि आखिर वह कौन है, पर इब्लिस उसे नहीं जानता था और कायोंग को खालिद का नाम इसलिए पता था क्योंकि उसने अपने सपने में एक बच्चे को कारपेट बनाते हुए देखा था और कायोंग उस बच्चे को खालिद के नाम से बुला रही थी। जिसके बाद वो इब्लिस के हाथ पर फिर से वही धागा बांधकर एक टेस्ट लेती है कि असल में वो धागा पहले वाइट था और खून की वजह से अब काला हो चुका था। कायोंग को ये पता चल जाता है कि सिर्फ एक जीनी को ही उस धागे से बांधा जा सकता था और कायोंग के पास उस धागे को तोड़ने की शक्ति थी जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं थी। फिर हम जूनियो को देखते हैं, जब से उसने खालिद की सच्चाई देखी थी वो उल्टी किए जा रहा था, इसलिए खालिद की सर्वेंट उसे सच बता देती है कि जितने भी सर्वेंट खालिद के लिए उसके घर में रहते हैं वो सभी ऑफर्स हैं और उन सभी के लिए खालिद एक फादर जैसा है, इसलिए वो उसकी हर बात मानते हैं और जूनियर को भी यही करना होगा क्योंकि पहले जितने भी खालिद के माँ बाप का नाटक किया था वो सभी उसकी बात मानते थे और वह उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश ना करे क्योंकि वो तो गैम्बलिंग करके कर्ज में डूबा हुआ था, पर उन्होंने उस चीज़ से उसे बाहर निकाला था, इसलिए अब उससे उनकी हर बात माननी होगी। जो सुनकर जूनियर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं नानी कॉफ़ी शॉप में एक बार फिर से मिजी से मिलती है। मिजी उसे इस बार भी सवाल पूछती है कि कहीं वो कायों के घर में कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही ना। इस पर वो मना कर देती है और मिजी उस पर बिलीव भी कर लेती है। दोनों फिर से कॉफ़ी पीने लग जाते हैं और शायद मिजी को नानी से प्यार हो गया था क्योंकि वो यह तो नहीं जानती थी कि जिसे वो कायों की दोस्त समझ रही है वो असल में कायों की नानी ही है। फिर कायोंग सोंग से मिलने के लिए जाती है जहां उससे उसके हेडलाइट पर लगे हुए बाल दे देती है और कहती है कि वो जानती है कि जंगल में मिले हुए स्केलेटन के पीछे और उस हेयर वाली लड़की के मिसिंग होने के पीछे सोंग का ही हाथ है क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। इस पर सोंग कायोंग से थोड़ा सा डर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो किसी के साथ आई है, पर कायोंग उसे इब्लिस के बारे में नहीं बताती और कहती है कि वह सोंग के काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड है क्योंकि सोंग भी एक साइकोपैथ है एकदम उसकी तरह। पर दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क था और ये था कि कायोंग जब भी किसी का मर्डर करती तो वो कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ती जिससे वो पकड़ी जाए। यह सुनकर सोंग थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है। वो कायोंग से कहता है कि उसके पास भी एक रास्ता है जिससे वो अपने सारे सबूत मिटा सकता है और वो कायोंग के साथ डील कर लेता है कि अगर सोंग ने सारे सबूत मिटा दिए तो कायोंग अगले खून में उसका साथ देगी। जिसके बाद कायोंग और इब्लिस घर चले जाते हैं जहां पर इब्लिस कायोंग से पूछता है कि उसने सोंग को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। तब कायोंग बताती है कि अगर उसने सोंग को पुलिस के हवाले किया होता तो वो अपनी आखिरी विश मांग कर बाहर निकल जाएगा, इसलिए वह चाहती है कि वो अपनी आखिरी विश पास्ट में जाने के लिए यूज करे और तब इब्लिस उस टाइम में जाकर उसे उसकी डायरी दे दे और कायोंग सोंग को उस मिसिंग लड़की का मर्डर करने से बचा ले। जो आइडिया इब्लिस को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी कायोंग उससे पूछती है कि उसने यह क्यों छुपाया कि कायोंग के मरने के 20 साल बाद लैब में ट्रैप हुआ था, यानी कि उसकी वजह से वो लैब में ट्रैप नहीं हुआ था। पर इब्लिस को खुद याद नहीं था कि आखिर वो 20 सालों तक कहाँ पर था और उसने क्या किया। जिसके बाद से इब्लिस का असिस्टेंट को खालिद का पता चल जाता है क्योंकि उसने उसके ब्लड से खालिद का घर ढूंढ लिया था और आगे का सच पता लगाने के लिए वो दुबई जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो कायोंग से परमिशन मांगता है तो वो मान जाती है। पर कायोंग अपने साथ नानी और मिजी को भी लेकर आई थी क्योंकि उसके बिना उनका विलेज में रहना सेफ नहीं था। जहाँ पर मिजी एयरपोर्ट पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भी क्रॉस हो जाती है और उसे देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर ये लोग दुबई पहुँचते हैं जहाँ पर कायोंग और इब्लिस एक जीनी से मिलने के लिए जाते हैं और उसका नाम जीनिया, जहाँ वो बताती है कि कुछ साल पहले यानी कि क्राइस्ट से पहले वो इब्लिस की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और सरप्राइजिंगली वो कायोंग का फेस भी जानती थी। कायोंग तो इन दोनों को इस तरह मिलता हुआ देखकर जेलिस होकर वहाँ से चली जाती है, इसलिए अब इब्लिस जीनिया से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम कभी अपीयरेंस चेंज करके मेरे सामने आई हो, यानी कि रूप बदल कर आई हो। तो वो मना कर देती है। फिर वो उसके भाई जीनू के बारे में पूछता है जहाँ पर जीनिया उसे उसके बेटे के बारे में बताती है
कि असल में जीनू का बेटा आधा जीनी और आधा इंसान था, क्योंकि उसने एक ह्यूमन लड़की से शादी जो की थी उसका बेटा ही कारपेट बनाया करता था। इससे ज़्यादा जीनिया और कुछ नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ पर इब्लिस एक और चीज़ पर ध्यान देता है, वो ये थी कि जीनिया ने कायोंग को कैसे पहचाना, जबकि कायोंग तो 8 साल की एज में ही मर गई थी। इस पर जीनिया गलती से उसे यह बोल देती है कि कायोंग की वजह से वो अपने 20 साल भूल चुका है। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे इब्लिस को सच बताने की परमिशन नहीं थी। दूसरी तरफ आइजेल को देखते हैं, जो कि इब्लिस के भाई जहारा से मिलने के लिए जाता है। और जहारा जो जीनी था, जो कि लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा का फूल उगाता था और उन फूलों का ध्यान रखता था। लेकिन 1000 साल पहले उससे भी कोई बड़ी गलती हुई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा गार्डन ही ख़त्म हो गया था और अब सिर्फ उसके पास एक ही फूल बचा था, जिसका वो इतने सालों से ख्याल रख रहा था। और वो इब्लिस के बाहर आने की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ था। लेकिन आइजल उसे वार्न करता है कि इब्लिस उसे मिलने आएगा, लेकिन अगर उसने उसे कुछ भी बताया तो उसके साथ काफ़ी बुरा होगा। फिर आइजल उसके असिस्टेंट की आवाज़ भी छीन लेता है, क्योंकि उसने इब्लिस को हेल्प जो की थी उसे जीने का पता बताकर। वो ये नहीं चाहता था कि इब्लिस को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले। जिसके बाद हम मिजी और नानी को देखते हैं। मिजी यहाँ पर उन्हें कायोंग के बारे में बता देती है कि वो दवाइयों की जगह कैंडीज लेती है और कुछ विटामिन की दवाइयाँ, क्योंकि उसे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ नानी को दिखाने के लिए ऐसा करती है ताकि उन्हें उनकी फिक्र ना हो। जहाँ पर नानी भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सच में मिजी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे अपनी पसंद की हील्स भी खरीद कर देती है। इधर इब्लिस को दुबई में एक टूरिस्ट प्लेस पर दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इस पत्थर में इब्लिस की तलवार अभी तक फंसी हुई है, यानी कि बहुत सालों पहले इब्लिस ने वो तलवार वहाँ पर छोड़ी थी और वो तलवार आज तक उस पत्थर से कोई बाहर नहीं निकाल पाया, जो कि लोगों को सिर्फ एक स्टोरी लग रही थी। लेकिन सच में वो ये तलवार इब्लिस की ही थी। अब वो टाइम रोक कर कायोंग को वो तलवार वहाँ से निकाल कर भी दिखाता है, पर उसे याद नहीं था कि वो तलवार उसने आखिर वहाँ पर कब छोड़ी थी। और कायोंग भी उससे ये पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात घुमाकर एयरपोर्ट वाली मिजी की एक गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस पर कायोंग से बताती है कि मिजी ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वो मिजी और कायोंग की साइकोपैथ फ्रेंडशिप से परेशान हो गई थी। अगले दिन अब कायोंग नानी को अपनी बेटी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। अब हम कह सकते हैं कि कायोंग की माँ से। और जब दूर से नानी अपनी बेटी को देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और उसे काफ़ी मिस भी करती थी। फिर वो लोग कोरिया वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस कांग ने अब जॉब से रिजाइन देने के बाद अपने पति को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था, जिस वजह से उसकी बेटी भी काफ़ी गुस्से में होती है। लेकिन अब उसे उसकी बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो इब्लिस से अपनी आखिरी विश मांगती है और वो इब्लिस की उस कहानी से इंस्पायर्ड थी जो कि उसने उसे सुनाई थी। कहानी सुनकर कांग को भी लालच आ गया था, इसलिए वो भी इब्लिस से यही विश मांगती है कि वो चाहती है कि इब्लिस उसकी पहली 2 विशेस भूल जाए। और अब मिस कांग का लास्ट चांस भी ख़त्म हो चुका था। तब इब्लिस उसे बोलता है कि सच में इंसान कितने लालची होते हैं, और फिर उसे रियलिटी बताता है कि अगर उसने उस आदमी की यह विश पूरी की होती तो क्या इब्लिस आज ये कहानी सुना रहा होता, क्योंकि वो तो सब कुछ भूल गया होता ना। यानी कि मिस कांग इब्लिस के ट्रैप में फंस गई थी। और जब इब्लिस ये कायोंग को बताता है तो कायोंग उससे बोलती है कि वो बहुत ही जल्दी हारने वाली है, जहाँ वो इब्लिस से भी ये भी पूछती है कि क्या आखिरी विश पूरी होने के बाद लोग उसे जिद नहीं करते कि उन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। इस पर इब्लिस बताता है कि आखिरी विश पूरी होने से ही वो सभी लोग उसे भूल जाते हैं कि वो किसी जीनी से भी मिले थे या नहीं। ये सुनकर कायोंग इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो इब्लिस को भूलना नहीं चाहती थी। इधर इब्लिस के असिस्टेंट को जब आइजेल के असिस्टेंट की आवाज़ चले जाने के बारे में पता चलता है तो गुस्से में आइजेल को काटने चला जाता है। जब वो उसे हर्ट करने की कोशिश करता है तब इब्लिस उससे आकर लड़ाई करता है, और जब दोनों स्पेस में जाकर फाइट करने के बाद थक जाते हैं, आइजेल इब्लिस को एक बहुत ही बड़ा सच बता देता है, और वो ये था कि जिनो असल में उस इमोर्टल लड़के का स्लेव नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ रह रहा है। क्योंकि वो इमोर्टल लड़का यानी कि हिनू असल में उसका बेटा खालिद ही था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि जिनो के बेटे को तो टाइम रहते मर जाना चाहिए था। अब इब्लिस को पता लगाना था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। दूसरी तरफ कायोंग हाइकिंग करने के लिए जाती है तो उसे टॉप पर जूनियो मिल जाता है, जो कि हिनू के कहने पर भी वहाँ कायोंग से पता लगाने गया था कि उसकी आखिरी विश पूरी हो चुकी है या नहीं। कायोंग उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और जूनियो ना चाहते हुए भी उसे पहाड़ से धक्का दे देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हिनू उर्फ खालिद वैसे भी उसे मार डालता। अब पहली बार कायोंग को वहाँ से गिरते वक्त डर का एहसास होता है
उसे सभी लोगों को खोने का डर था, जैसे कि नानी, मिजी और इब्लिस, क्योंकि वो गिरकर मरने वाली थी। लेकिन तभी इब्लिस आकर उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम खुद को बचाने की विश भी तो मांग सकती थी। इस पर कायोंग कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो इब्लिस को खो देती और वो इब्लिस को भूलना नहीं चाहती थी। जो सुनते ही इब्लिस उसे गले लगा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।